हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी में। आज के हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारे लिए खुशी की है, क्योंकि भारत सरकार ने दूसरी स्वदेशी वैक्सीन बनाने का प्रक्रिया चालू कर दी है, जिसका टेंडर भारत सरकार ने हैदराबाद बेस्ड एक बायोलॉजिकल जो कंपनी है उसको दिया है। इस कंपनी से भारत सरकार 30 करोड़ डोज खरीदेगी। यह जो बायोलॉजिकल द्वारा जो वैक्सीन तैयार की जा रही है वो आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। चल इसके बारे में हम अभी आगे जानते हैं किस तरह से आरबीडी प्रोटीन है। बायोलॉजिकल के द्वारा जो कोविड-19 की वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है उसके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के ट्रायल बहुत ही अच्छे निकले हैं और फ़ेज़ 3 के ट्रायल अभी वर्तमान में चालू है। ठीक है, बायोलॉजिकल के द्वारा जो ये वैक्सीन है अगले कुछ ही मंथ में हमें उपलब्ध हो जाएगी। और जो भारत सरकार ने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसके साथ 30 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करने का, यह जो वैक्सीन है ये हमें अगस्त से सितंबर महीने के बीच में बायोलॉजिकल के द्वारा निर्मित और भंडारित करके प्राप्त दी जाएगी। और इसके लिए भारत सरकार ने मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एडवांस में 1500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। और यह भारत की दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन होगी। इसके पहले भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या था, जो कि बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी, कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन हमारी पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है और जो बायोलॉजिकल के द्वारा जो डेवलप की जा रही है वो दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविशील्ड जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, यह जो है एस्ट्राजेनेका जो कि अमेरिका की एक कंपनी है उसके द्वारा डेवलप की गई है, उसका निर्माण हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। यह हमारे लिए खुशी की न्यूज़ है कि जल्द से जल्द हमारे पास एक और सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन होगी, जिसके कारण हमारा जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कोविड-19 की महामारी से कर्व करने के लिए उसको अच्छी तरीके से किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आरबीडी डोमेन क्या है, जिसका यूज़ यह बायोलॉजिकल के द्वारा जो वैक्सीन निर्माण की जा रही है उसमें हो रहा है। तो आरबीडी का फुल फॉर्म क्या है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वहाँ पे पाया जाता है। और जो हमारा ये कोरोना वायरस है जो इसमें किस तरह के 4 तरह के स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जैसे ये स्पाइक की तरह निकले हुए वो प्रोटीन। सेकेंड है न्यूक्लियोकैप्सिड, थर्ड है एनवेलोप जिसको से डिनोट किया जाता है, और फोर्थ है मेम्ब्रेन यानी जिसे एम से डिनोट किया जाता है। ये 4 तरह के प्रोटीन किसमें कोविड-19 का जो वायरस है उसमें हमें पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो रेस्पॉन्सिबल होता है वायरल अटैचमेंट के लिए और फ्यूज़न और एंट्री के लिए वो कौन सा प्रोटीन होता है, जो स्पाइक प्रोटीन है। मतलब कि ये जो बाहर से स्पाइक प्रोटीन दिख रहा है वही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे वायरल अटैचमेंट, फ्यूज़न और एंट्री के लिए। तो इसी पर हमारा जो वैक्सीन है वो वर्क करेगा, जिसके कारण हमारा जो कोरोना वैक्सीन को प्रिवेंट किया जाएगा। हमारे लिए आरबीडी से रिलेटेड इतनी ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इतनी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है आरबीडी मतलब कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन किससे रिलेटेड है या कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड है, इतना ही हमें उसमें टिक करना रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, इस नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया है। और इसकी थीम क्या थी, पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन के नाम से यह लॉन्च किया गया है। यह जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको पूरा करने की दिशा में एक भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो एसडीजी स्कोर है उसमें भारत का कितना 6 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 में इसमें कितने 60 अंक थे भारत को, अभी इस बार कितने 66 अंक हो गए हैं। यह जो 6 अंकों का सुधार है वह स्वच्छ जल, स्वच्छता और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के प्रदर्शन में सुधार से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं इस इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। केरल हमेशा से ही मान लो जो भी अच्छे इंडेक्स होते हैं, मतलब कि जो भी सोसाइटी से रिलेटेड इंडेक्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो केरल राज्य वो अच्छा प्रदर्शन करता है। और उसके बाद सबसे ख़राब प्रदर्शनों में देखा जाए तो बिहार का सबसे ख़राब प्रदर्शन है, इसके बाद झारखंड का आता है। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि वैश्विक है, इस एसडीजी गोल्स में 17 वैश्विक गैर बाध्यकारी लक्ष्यों को शामिल किया गया है।
और ये जो 17 वैश्विक गैर बाध्यकारी लक्ष्य हैं ये हमारे मेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी इससे रिलेटेड मतलब आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण और सुशासन से रिलेटेड कोई भी आंसर अगर हम मेंस में लिखते हैं तो उसके लिए हमें ये 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद होने चाहिए। इनमें से हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग गोल्स रखे गए, उन गोल्स को हम अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो टाइम पीरियड है वो 2015 से 2030 के बीच में पूरा किया जाना है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इसके पहले जो स्कीम मतलब वैश्विक तौर पर जो डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के लिए यानी उसके लिए जो स्कीम चल रही थी उसका क्या नाम है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। YSR जगन्ना कॉलोनी परियोजना, यानी कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YSR जगन्ना मोहन रेड्डी, जिन्होंने एक हाउसिंग कॉलोनी परियोजना चालू की है। इस परियोजना में क्या होगा, ये 15.6 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 28,084 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। और इस परियोजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह किस YSR जगन्ना कॉलोनी परियोजना किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना, अगर स्टेट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद इस योजना में जो ये नॉर्मली ये घर निर्माण करेगी सरकार, इतना खर्च करेगी, पहले फेज़ में इतना, दूसरे फेज़ में इतना निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इन्होंने जो मतलब आंध्र प्रदेश सरकार है इसने यह किया है कि मतलब कि जो घरों के निर्माण में कम से कम 21.17 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे जो श्रमिकों की बेरोजगार हुए थे, मतलब जो श्रमिक थे कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण जो बेरोजगार हुए, उनको एक आजीविका का साधन उपलब्ध होगा। अब चलते इसी तरीके की भारत सरकार के द्वारा एक 2015 में एक योजना आई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल। इस योजना को 2 भागों में चलाया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मतलब कि शहरी, जिसको इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मतलब कि रूरल, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों ही स्कीमों का जो लक्ष्य है वो 2022 में पक्का मकान सबको उपलब्ध कराना है। ठीक है, और यह जो 2022 क्यों रखा गया है इसका लक्ष्य, क्योंकि 2022 में हमारे आज़ादी के जो 75 साल पूरे हो रहे हैं। चलिए इस योजना के मेन कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 4 कंपोनेंट्स है, इन सिटू स्लम डेवलपमेंट और क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम। उसके बाद दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और चौथा है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। इन 4 कंपोनेंट के आधार पर इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। और अगर ये योजना में क्या क्या होगा कि इस योजना के जो मतलब जो आवास उपलब्ध किया जाएगा वो कैसे होंगे, ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स होंगे जो वाटर, किचन और इलेक्ट्रिक एंड टॉयलेट से सुसज्जित होंगे। और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान दिया जाएगा, साथ ही बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अर्बन पूर पर ध्यान दिया जाएगा। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा और एडुकेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये तो था प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत यूके ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक वर्क सिस्टम लॉन्च की है। इस वर्क सिस्टम को क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है, जिसके कारण इंडिया और यूके के बीच जो ऊर्जा क्षेत्र के जो संबंध है वो अच्छे होंगे और जिससे दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा, मोस्ट ऑफली भारत को ही फ़ायदा होगा। और क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यह 12th मीटिंग का आयोजन चिली में किया गया था और यह 31 मई को शुरू हुई थी और 6 जून को समाप्त होगी। और इसमें भारत, यूनाइटेड किंगडम ने एक स्ट्रीम लॉन्च किया जिसके बारे में हमने जाना ही है और इसे यूनिडो के द्वारा भी समन्वित किया गया है। ठीक है, अब ये जो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव क्या है, यह एक वैश्विक संगठन है। ठीक है, जिसमें सार्वजनिक और निजी संगठन शामिल होते हैं। और यह किस प्रकार करता है, यह कम कार्बन प्रौद्योगिकी सामग्री को मांग को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जो IDDI है यह क्या करता है, कार्बन आकलन को मानकीकृत करता है, जिसके कारण जो हमारे जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं वो इन लक्ष्यों को स्थापित कर सके। यह कम कार्बन उत्पादन और डिज़ाइन प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश
में निवेश भी प्रोत्साहित करता है। IDDI का समन्वय जो यूनिडो के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसमें भारत यूके के साथ साथ और भी देश हैं, जिसमें जर्मनी और कनाडा का भी समावेश होता है। IDDI का जो उद्देश्य है वह क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह कम कार्बन औद्योगिकी वाली सामग्री को प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण क्या होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उसमें सहायता करेगा। चलिए अब जान लेते हैं यूनिडो के बारे में। यूनिडो क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि UN की एक स्पेशलाइजेशन एजेंसी है, ठीक है। यह एजेंसी क्या करती है, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्रीज़ को असिस्ट करती है। मतलब कि जो भी कंट्री है उसको अगर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में कुछ मदद चाहिए तो ये यूनिडो उसको सामने से हेल्प करेगी। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया के वियना में है, और इसमें प्रेजेंट में अभी फ़िलहाल 170 मेंबर स्टेट्स हैं, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पे हमारे लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया क्या यूनिडो का मेंबर है? यस, हाँ, ये यूनिडो का मेंबर है, वो भी फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। और यह जो है UN की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है यूनिसोक, यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, यह इसकी यूनिडो की पेरेंट कंपनी है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो ली योंग है। तो ये तो था यूनिडो के बारे में। आज के आर्टिकल में इतना ही। इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।